हमने पढ़ना शुरू किया था सिंपल माइक्रोस्कोप, जो कि बेसिकली मैग्नीफायर है, उसी को हम कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। एक ही बात है, मैग्नीफायर और सिंपल माइक्रोस्कोप। फ्रीक्वेंसी मिसमैच दिख रहा है थोड़ा सा। तो दो कॉन्फ़िगरेशन में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एक है नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, दूसरा है नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो तुमने रे डायग्राम बनाना शुरू किया था, काफी बना लिया था। मैं रीड्रॉ कर रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन करना है रिलेटेड, तुम चाहो तो रीड्रॉ कर सकते हो। लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर लाइन जहां सारी बाइंडिंग दिखाएंगे, ऑप्टिक सेंटर सी, प्रिंसिपल फोकस एफ और एफ दोनों साइड, इसकी लीड बदल के ट्राई कर लो, तो आवाज कर रहा है, हिसिंग साउंड दे रहा है। ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं इन बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस, जिससे कि वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज हमें मिले। ऑब्जेक्ट ओबी, एक रेंज हो गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से जाएगी। दूसरी रे ऑप्टिक सेंटर अनडिवाइडेड स्ट्रेट चले जाएगी, उधर डाइवर्ज होंगी और इधर कन्वर्ज। जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होते हुए लगेंगी वहां इमेज बनेगी इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। इमेज जो एंगल सबटेंड कर रही है सी पर, दैट एंगल इज बीटा। ऑब्जेक्ट ये जो है इसकी हाइट है h, इमेज की हाइट है h डैश। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑप्टिक सेंटर से u, इमेज की डिस्टेंस v, दोनों नेगेटिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से। ये वाला फोकस का हमारा है फोकल लेंथ इज f, पॉजिटिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो ये डिस्टेंसेस मार्क करने के बाद ठीक लग रहा है। तुमसे कहा जाता है कि मैग्नीफाइंग पावर, जिसको हम एंगुलर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं, उसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करो, तो वो डिराइव करना है। तो सब हेडिंग मैग्नीफाइंग पावर। जिसका दूसरा नाम है एंगुलर मैग्निफिकेशन, दोनों नाम इसी के हैं। इसके अलावा जो तुमने पढ़ा था वो था लीनियर मैग्निफिकेशन, जो होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लीनियर मैग्निफिकेशन फिर से तीन तरह का हो सकता है, लेटरल, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल। अलग जो कैटेगरी है वो है एरियल मैग्निफिकेशन, और ये नेक्स्ट कैटेगरी है एंगुलर मैग्निफिकेशन। It is defined as the ratio of angle subtended by image at the eye to that subtended by the object
at the eye to that subtended by the object at the eye. अभी इसमें एक लाइन और लिखेंगे पर उसको पहले समझते हैं। आई जो है वो है EYEI, आंख। अजम्पशन ये है कि आंख जो है इस लेंस से बिल्कुल सटी हुई है, तो जो एंगल लेंस पर बन रहा है हम मान लेंगे वही एंगल आई पर बन रहा है। जैसा दिख रहा है इसमें देखने में लग रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम एंगल बीटा बना रहे हैं, तो फिर तो एंगुलर मैग्निफिकेशन वही। तो सवाल पूछा जाता है जो कल पूछा था तुमसे, तो हम जवाब देते हैं नो, लेंस डजंट मैग्नीफाई। लेंस वास्तव में मैग्नीफाई करता ही नहीं। तो क्या करता है लेंस? सुविधा देता है, इट फैसिलिटेट्स कि हम ऑब्जेक्ट को आंख के ज्यादा पास रखकर देख सकें। अगर मैं ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली देख रहा हूं तो देयर इज अ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, मुझे 25 सेंटीमीटर दूर रखकर देखना होगा, तभी मैं फोकस कर सकता हूं। उससे पास लाता हूं तो फोकस नहीं कर सकता, धुंधला दिखता है। वो मिनिमम जो डिस्टेंस है वहां पर होता है नियर पॉइंट। पर दूसरा फैक्ट कि ऑब्जेक्ट जितना पास होगा उतना बड़ा एंगल बनाएगा आंख पर। आंख पर जितना बड़ा एंगल बनाएगा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा दिखेगा। कई बार तुम फोटो खिंचवाते हो, तुम्हारे हाथ के नीचे कुतुब मीनार, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ वाला, हाउ इट बिकम पॉसिबल? तुम कैमरा के पास खड़े होते हो तो तुम्हारा हाथ बड़ा दिखेगा, और विजय स्तंभ कैमरा से दूर है तो वो छोटा दिखेगा, तो हाथ के नीचे आ जाएगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जो दूर होता है वो छोटा दिखता है, जो पास होता है वो बड़ा दिखता है। तो ऑब्जेक्ट जितना पास रख पाएंगे उतना बड़ा एंगल बड़ा दिखेगा ऑब्जेक्ट। पर प्रॉब्लम हमारी है कि हम फोकस नहीं कर पा रहे, तो वो प्रॉब्लम लेंस ने सॉल्व कर दी। लेंस क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहा है 25 सेंटीमीटर दूर। सो कैपिटल डी से दिखाते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन नियर पॉइंट। तो जब इमेज वहां बन रही है तो हम इमेज पर फोकस कर पाएंगे, और फायदा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट पास में तो बड़ा एंगल बना रहा है। नहीं तो ऑब्जेक्ट को अगर बिना लेंस के देखते तो कहां रखना पड़ता, यहां रखना पड़ता, तब वो बीटा एंगल नहीं बना सकता था, तब वो एंगल बनाता छोटा, और वो जो एंगल बनाता तब वो एंगल होता अल्फा। तो इस सेंस में लेंस ने एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोवाइड किया। तो वो जो मैंने बोला था एक लाइन बची है वो कंप्लीट करते हैं। व्हेन बोथ ऑफ देम, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों, व्हेन बोथ ऑफ देम लाइज एट नियर पॉइंट, व्हेन बोथ ऑफ देम LIES lies at near point, जब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही कहां पर हैं, 25 सेंटीमीटर दूर, तब मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज m सबस्क्रिप्ट थीटा इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। क्योंकि माइक्रोस्कोप से छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो एंगल भी छोटे बनेंगे, और जब एंगल छोटे होंगे तो हम बीटा को tan बीटा, अल्फा को tan अल्फा लिख देंगे। असम्पशन है, बड़े वाले ट्रायंगल ICM में tan बीटा निकालते हैं तो मिलता है हाइट h डैश अपॉन बेस d। ट्रायंगल ICB डैश में tan अल्फा निकालते तो मिलता है h अपॉन d, d कट जाता है बचता है h डैश अपॉन h। यानी ये असम्पशन जो मैं लगा रहा हूं, इस असम्पशन के साथ, कौन सा असम्पशन, एंगल्स आर स्मॉल, हम देखते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन बीटा अपॉन अल्फा बराबर हो गया किसके, लीनियर मैग्निफिकेशन h डैश अपॉन h के, दोनों बराबर हो जाते हैं विद दिस असम्पशन।
अब हमें h डैश अपॉन h पता करना है। जो बड़ा ट्रायंगल, इमेज ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑब्जेक्ट ट्रायंगल एंड इमेज ट्रायंगल। तो v अपॉन u, तुम्हें समझना है कि अलग अलग समय पर अलग अलग ट्रायंगल ले रहे हैं फॉर द सेम एंगल्स। पहले बीटा के लिए मैंने बड़ा लिया था, बीटा के लिए चाहता छोटा भी ले सकता था, वो सीधी। तो v अपॉन u की वैल्यू हमको निकालनी है। v तो d के बराबर है, इसका मतलब हमें d अपॉन u निकालना है। d के साथ ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, d तो कांस्टेंट है 25 सेंटीमीटर पर u चेंज होता रहेगा। हम ये चाहते हैं कि एक लेंस हमारे हाथ में है, तो हमें बताओ कि उस लेंस की मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी। तो किसी भी लेंस के लिए जो फिक्स क्वांटिटी वो क्या है, फोकल लेंथ। तो अगर ये एक्सप्रेशन u की बजाय f के टर्म्स में आ जाए, फोकल लेंथ के टर्म्स में, तो ज्यादा सूटेबल है। तो हम चाहते हैं इसको बदलना इन टर्म्स ऑफ f। तो प्रेजेंट सिचुएशन के लिए लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें। नाउ अप्लाइंग length formula for present situation. Shown in figure. मैं लिख सकता हूं 1 upon f equal to 1 upon v minus 1 upon u। जैसे तुम्हें सिखाया, जब भी कोई रूल, लॉ, फॉर्मूला वगैरह लगाना तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, इसमें वैल्यूज रखें अलॉन्ग विद साइन कन्वेंशन। तो हमें पता है फोकल लेंथ कैसी है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव। उधर वाला फोकस काम आ रहा है, इधर वाला काम नहीं आ रहा, इसलिए पॉजिटिव। How much is v? It is equal to d and it is negative and u is also negative। मुझे d by u चाहिए, तो मैं इस इक्वेशन को देखते समझ जाओगे, d से मल्टीप्लाई कर दे तो मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, d से मल्टीप्लाई किया, d by f इक्वल टू -1 प्लस d by u 10। रिजल्ट आ गया, m थीटा जो कि d by u के बराबर है वो होगा 1 प्लस d by f। ब्लॉक में बंद करेंगे, यही एक्सप्रेशन है जो हमको चाहिए। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर होती है 1 प्लस डी बाई एफ। तो अगर वो लेंस जो तुम्हारे पास है, कॉन्वेक्स लेंस 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का है, तो 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का है तो 25 बाई 5 प्लस 1 6, तो मैग्नीफाइंग पावर है 6x, 6 टाइम्स। ऐसे पता कर सकते हैं। तो फोकल लेंथ जैसे जैसे घटती जाएगी, मैग्नीफाइंग वैसे पावर वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। सेम एक्सरसाइज हमें नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए करनी है, पर यहीं से हमें एक आइडिया समझ में आ रहा है, फोकल लेंथ कम 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 करते जाओ, मैग्नीफाइंग पावर बढ़ती जाएगी। फोकल लेंथ कम करने से क्या होता है, लेंस बीच में से मोटा मोटा और मोटा होता जाएगा, और लेंस जितना मोटा होता जाएगा प्रिज्मेटिक एक्शन देगा, यानी क्या करेगा, वो व्हाइट ऑब्जेक्ट की इमेज कलरफुल बना देगा। यानी कौन सा डिफेक्ट, क्रोमेटिक एब्रेशन। तो अब इमेज सही नहीं दिखेगी, इमेज गेट ब्लर्ड, स्फेरिकल एब्रेशन भी प्रीडोमिनेंट हो जाएगा, यानी मल्टी फोकस। इसका मतलब लेंस हमारे किसी काम का नहीं रहेगा। सो देयर इज अ लिमिट कि हम कितना ज्यादा मैग्नीफाई कर सकते हैं। एट द मोस्ट 9 टाइम से ज्यादा मैग्नीफाई हम सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं कर सकते। तो फिर क्या किया हमने, जुगाड़ किया, युक्ति लगाई, ज्ञान का प्रयोग किया। कैसे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया, यानी एक लेंस से काम नहीं चला तो दो लेंस की मैग्नीफाइंग पावर को हमने कंपाउंड किया, मल्टीप्लाई हो जाती है। वो कैसे होती है वो सीखेंगे, उससे पहले नॉर्मल एडजस्टमेंट देख लेते हैं एक बार। तो नेक्स्ट इज नॉर्मल एडजस्टमेंट। रे डायग्राम कैसा होगा, रिलैक्स्ड आई, हेडिंग नॉर्मल एडजस्टमेंट, रिलैक्स्ड आई।
ए लिखा था तो बी, फर्स्ट लिखा था तो सेकंड। रे डायग्राम बनाना है। कॉन्वेक्स मिरर, लेंस की सेंटर लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिक सेंटर, लॉजिकल सीक्वेंस है, ये अपने आप बनता चलेगा, हर बार ये बनाना है। प्रिंसिपल फोकस, ऑब्जेक्ट को कहां रखें कि इमेज इंफिनिटी पर बने, तो फोकस पर रख दो। हियर इज द ऑब्जेक्ट, जो पॉइंट एफ है वही ओ है, ऑब्जेक्ट ओ बी, ओ और एफ कोइंसाइड कर रहे हैं। एक रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, रे डायग्राम बनाने का कंसेप्ट यही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से जाएगी। दूसरी रे जो ऑप्टिक सेंटर से जाएगी, अनडेविएटेड स्ट्रेट चले जाएगी। दोनों रेज पैरेलल जा रही हैं, देयर इज नो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। तो अगर मैं इनको पीछे की तरफ बढ़ाता हूं तो भी पैरेलल जाएंगी, दे विल मीट एट इंफिनिटी। जहां मिलेगी वहां इमेज बनेगी, इंफिनिटी पर मिल रही है तो हम लिखेंगे इमेज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u फोकल लेंथ f के बराबर है, इमेज डिस्टेंस इंफिनिटी है, फोकल लेंथ तो f है ही सही। इमेज जो एंगल सबटेंड कर रही है वो बीटा है, ऑब्जेक्ट की हाइट h है। और इस सिचुएशन में हमें मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन डिराइव करना है, प्रेजेंट सिचुएशन। तो जो डेफिनेशन थी उसमें जो लास्ट लाइन लिखी थी व्हेन बोथ लाइज एट नियर पॉइंट, तो वो कंडीशन तो यहाँ पे है नहीं, बोथ लाइज एट नियर पॉइंट। ऑब्जेक्ट जरूर हम चाहे तो नियर पॉइंट पे रख सकते हैं, पर इमेज तो कहां बन रही है, इंफिनिटी, तो वो कंडीशन यहां पर नहीं है। यानी इसके लिए भी डेफिनेशन अगर लिखनी है तो वो लास्ट लाइन हटानी होगी, बिना उसके डेफिनेशन काम करेगी। बाकी सब यही है, मैग्नीफाइंग पावर m थीटा बीटा अपॉन अल्फा। अब ये अल्फा कहां से लाएं, तो एक एक्स्ट्रा डायग्राम बनेगा। अगर इस लेंस को हटा दें, डायरेक्ट देखें ऑब्जेक्ट को, अभी हमने पास रखा हुआ ऑब्जेक्ट को, इतना पास रखकर नहीं देख पाएंगे, कम से कम कितना दूर रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगर तुम लेंस की मदद नहीं लेते हो तो ऑब्जेक्ट को तुम्हें 25 सेंटीमीटर दूर रखकर देखना होगा, तब जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज अल्फा। तो ये एक एडिशनल डायग्राम सपोर्ट में इसके बनेगा छोटा सा। तो अल्फा यहां से आएगा इस डायग्राम से। तो अब की बार यहां पे मैं लिखूंगा tan बीटा, h डैश तो मेरे पास है नहीं, h है h अपॉन f u की जगह, एंड tan अल्फा h अपॉन d। so what we get, h get cancelled, we get d अपॉन f। क्या इसको कन्वर्ट करने की जरूरत है, नो नीड, दिस परफेक्ट, d अपॉन f। अब यहां से हम लिंकिंग चालू करते हैं, ये भी याद हो जाए, दूसरी कोई चीज भी याद हो जाए। फॉर्मूला कैसा है, मैग्नीफाइंग पावर एक कम है, एक का डिफरेंस है। तो अगर तुम्हें मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा चाहिए, यू शुड गो फॉर नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। पर याद रखो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में आंख पर जोर पड़ेगा, स्ट्रेन आई, और तुम चाहते हो आंख पर जोर ना पड़े, आई रिलैक्स रहे, देन समझौता करना पड़ेगा, मैग्नीफाइंग पावर एक कम मिलेगी। तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन
जैसे मान लो तुमसे पूछा जाए व्हाट इज बेटर, विच इज बेटर, विच कंडीशन इज बेटर, तो ऐसा कोई जवाब नहीं दे सकते, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, हम क्या चाहते हैं। अगर हमें थोड़ी सी देर के लिए देखना है तो हम समझौता करते हैं, आंख पर जोर पड़ेगा नहीं ज्यादा क्योंकि थोड़ी सी देर के लिए देखना है, सो वी प्रेफर नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। हम चाहते हैं बड़े से बड़ा मैग्नीफाइड, मैक्सिमम मैग्नीफाइड देखें। माइक्रोस्कोप में जनरली थोड़ी देर ही देखना होता है, तो माइक्रोस्कोप के लिए हम प्रेफर करते हैं नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। टेलीस्कोप की बात करें तो टेलीस्कोप में घंटों यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया, किसने? न्यूटन ने, गैलीलियो ने। उन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष टेलीस्कोप के साथ बिता दी यूनिवर्स को ऑब्जर्व करते हुए। तो अगर वो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट इस्तेमाल करते तो उनकी आंखें खराब हो गई होती। तो उन्होंने कौन सा एडजस्टमेंट इस्तेमाल किया होगा? नॉर्मल एडजस्टमेंट, रिलैक्स्ड आई। तो जहां भी ज्यादा देर लगेगी हम वहां नॉर्मल एडजस्टमेंट यूज करेंगे, और कम देर के लिए देखना है तो हम मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए यूज करेंगे। अब लिंक करना है कैसे? थर्मोडायनेमिक्स अगर याद आ रही थोड़ी बहुत, COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वहां एफिशिएंसी डिफाइन नहीं करते थर्मोडायनेमिक्स में। हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, हम उनके लिए डिफाइन करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन इनपुट। अगर नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लो, सुन लो, मान लो। रेफ्रिजरेटर का डिजायर्ड इफेक्ट टू प्रोड्यूस कोल्ड, ठंडा करना, तो उसने कितना ठंडा किया, उसको कितना वर्क इनपुट दिया गया, उसका रेशियो निकाला जाए। तो रेफ्रिजरेटर के लिए वो आता है जितनी हीट उसने एक्सट्रैक्ट की, Q अपॉन W। और हीट पंप के लिए क्या आता है? हीट पंप का डिजायर्ड इफेक्ट है गर्म करना, तो जितनी हीट वो देगा, बनाएगा, प्लस जो वर्क कर रहा है वो भी हीट में कन्वर्ट हो रहा है, Q प्लस W अपॉन Q इनपुट, Q आउटपुट प्लस W अपॉन Q इनपुट। तो हीट पंप का जो COP होता है वो रेफ्रिजरेटर से एक ज्यादा होता है, ग्रेटर बाय 1 प्लस W बाय Q, और एक होता है W बाय Q। तो वहां भी सिमिलर रिलेशन है, जैसे यहां पर 1 प्लस D बाय F एंड D बाय F। तो लिंक करके हमको दोनों याद हो जाते हैं। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हेडिंग कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हाँ, नहीं, D इज नॉट V, यू आर कंफ्यूज्ड लास्ट केस से। D V थोड़ी है, पिछले केस में V D के बराबर था। D होता है फिक्स है 25 सेंटीमीटर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है हमने 25 सेंटीमीटर दूर, क्योंकि उससे पास फोकस नहीं कर सकते। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों बनाना पड़ा वो तुम्हें क्लियर है? हमें मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा चाहिए। अगर तुम मलेरिया का जीवाणु प्लाज्मोडियम देखना चाहते हो, अब तो और भी बहुत सारे आ गए, जीका वायरस आ गया, तो तुमको मैग्नीफाइंग पावर चाहिए 450x। बच्चों जितने ज्यादा वायरस और ये सब आते जा रहे हैं उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है किसकी? तुलसी के पेड़ की, नीम के पेड़ की। और भी एक वैरायटी होती है नीम में, महानिम्ब, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, पत्तियां नीम के जैसी होती है पर इसमें फूल जो आते हैं वो बैंगनी रंग के आते हैं। नीम से तो दातुन कर सकते हैं, महानिम से दातुन नहीं कर सकते, जहरीला पेड़ होता है। ये नीम से कई गुना ज्यादा इफेक्टिव है बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए, महानिम्ब। मेरे घर के आसपास 3 तो नीम लगा रखे मैंने और 2 महानिम्ब है। तो ये पेड़ और ज्यादा जरूरी है जिससे मच्छर नहीं पनपे, बैक्टीरिया, वायरस ये सब दूर रहे।
तो 450x अगर मैग्नीफाइंग पावर चाहिए, वी हैव टू गो फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसा है। ए नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, तुम लिखोगे इट कैन आल्सो बी यूज्ड इन फॉलोइंग टू कॉन्फ़िगरेशन, या डायरेक्ट लिख सकते हो, अंडरस्टूड है वो बात। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट ब्रैकेट में स्ट्रेन आई, मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट वाला डायग्राम पूछते हैं। एनसीईआरटी में भी यही वाला बना हुआ है। हम नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बना सकते हैं और उसकी मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन भी डिराइव कर सकते हैं। क्वाइट इजी, बहुत आसान। माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में बेसिक डिफरेंस ये है कि टेलीस्कोप में आगे वाला लेंस यानी ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है अपर्चर डायमीटर में, और आंख की तरफ वाला छोटा होता है। दोनों में ही आंख की तरफ वाला लेंस, उसका साइज क्या होना चाहिए? सोचो, लॉजिकली सोचो। अगर वो बहुत बड़ा है तो क्या कोई फायदा होने वाला है आंख की तरफ वाला लेंस? हमें देखना तो आंख से है। तो चाहे माइक्रोस्कोप हो चाहे टेलीस्कोप हो, दोनों ही केस में आई पीस, आंख की तरफ वाला लेंस, उसका साइज आंख के कंपैटिबल होना चाहिए। तो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप दोनों में ही आई पीस आंख के साइज के कंपैटिबल होता है। अब टेलीस्कोप में जितनी ज्यादा रेज आएंगी, कवर होंगी, डिटेल उतनी क्लियर नजर आएंगी, तो ऑब्जेक्टिव जितना बड़ा हो उतना अच्छा है। तो ऑब्जेक्टिव बड़ा, आईपीस छोटा है। माइक्रोस्कोप में तुम्हें बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को, वायरस, बैक्टीरिया, इनको देखना है, तो अगर बहुत बड़ा लेंस हो तो कोई फायदा है? नहीं है। तो माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव आईपीस से भी छोटा होता है। सब कुछ लॉजिकल है। सो दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप एंड हियर इज आईपीस ऑफ माइक्रोस्कोप। ड्रॉ सेंटर लाइन, क्योंकि सारी बेंडिंग तो हमें सेंटर लाइन से दिखानी। प्रिंसिपल एक्सिस बड़ा बनेगा डायग्राम, कंजूसी मत करना इसमें, ठीक से बड़ा डायग्राम बनाना, कम से कम आधा पेज कंज्यूम हो। ऑप्टिक सेंटर्स C1 C2, ऑब्जेक्टिव आईपीस, फोकस FO। जो जो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड टर्म्स हैं उसमें सबस्क्रिप्ट लगा देंगे O, और जो जो आईपीस से रिलेटेड है उसमें लगा देंगे E, FE। FO FE दोनों बहुत कम होते हैं, वेरी स्मॉल, बट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग डायग्राम में इतने बड़े बनाकर दिखाएं। ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस के पास, पर फोकस के बाद, नियर टू द फोकस बट आफ्टर द फोकस, ऑब्जेक्ट OB। एक रह जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी। पहले से तय कर लो तुम्हें इमेज कहां फ्रेम करनी है। ट्यूब की लेंथ अकॉर्डिंगली एडजस्ट की जाती है, यानी आईपीस और ऑब्जेक्टिव के बीच की दूरी वो हम एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों लेंस कोएक्सियल ट्यूब सिस्टम में लगे होते हैं। एक ट्यूब को दूसरी ट्यूब में खिसकाया जा सकता है। तो मान लो मैं चाहता हूं इमेज बने FE और C2 के बीच इस तरह से कि फाइनल इमेज बन जाए नियर पॉइंट पर 25 सेंटीमीटर दूर, क्योंकि जो नियर पॉइंट पर बनेगी वही मैक्सिमम मैग्नीफाइड होगी, क्योंकि उससे पास तो देख नहीं सकते हम। सो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये रह गई, और मैंने तय किया यहां इमेज बननी चाहिए। तो जो दूसरी रह जाएगी C1 से, जरूरत पड़े तो थोड़ा कर्वेचर दे दो घुमाकर, मिलाना तो यहीं पर है।
बोर्ड में जितने भी डायग्राम है 12th में, अप टू स्केल होना नेसेसरी नहीं है, लॉजिकल होना नेसेसरी है। वैसे कोशिश करो सीधा बन जाए तो बेटर है, नहीं बनता कोई बात नहीं, मिलाना यहीं पर जो तुमने तय किया बीच में कहीं। रेस को डिस्टिंग्विश करने के लिए एरो लगा देंगे, एक में एक, दूसरे में दो। इन्वर्टेड इमेज बनी। अभी तक आईपीस का कोई रोल नहीं, ये सब कुछ काम किया ऑब्जेक्टिव ने, इमेज आई एम। ऑब्जेक्ट की हाइट है h, सपोज इमेज की हाइट h डैश। ये इमेज जो आई एम है ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी। तो बचा हुआ रे डायग्राम कैसा बनेगा, एक रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी यहां से, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस Fe से पास होगी। दूसरी रे जो C2 से जा रही है वो अनडेविएटेड स्ट्रेट चले जाएगी। इधर तो ये दोनों डाइवर्ज हो रही हैं, इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। फिर से तुम्हें पेज के अंदर अंदर मिलाना है। इट डजंट मैटर कि इस लेंस के पहले या बाद में कहां मिल रहे, जहां भी मिल रहे मिला सकते हो, पर पेज के अंदर अंदर, पेज के बाहर नहीं जाना। लेंस के पहले मिलाते हो इट्स ओके, लेंस के बाद मिलाते हो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाईली मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट आई डैश एम डैश of height h double dash get form, जो कि C2 पर एंगल सबटेंड कर रही है बीटा, एंगल इज बीटा। और आंख जो है बिल्कुल सटी हुई है आईपीस से, तो आंख पर भी कितना एंगल बनेगा, बीटा। दिस इज नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, आई इज वेरी स्ट्रेन्ड, लाल हो गई आंख। वेरियस डिस्टेंसेस मार्क करेंगे इस डायग्राम में। जो C1 से नापी जा रही डिस्टेंसेस यानी ऑब्जेक्टिव के लिए, उनको ऊपर लिख देते हैं UO, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। FO, फोकल लेंथ। VO, इमेज की डिस्टेंस। लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप ट्यूब, कैपिटल L। इसको लेकर कंफ्यूजन है एनसीईआरटी में, ध्यान से समझ लेना। लेंथ इज दिस डिस्टेंस, कुछ गलत दिया हुआ है। आईपीस को लेकर जो डिस्टेंसेस है उसमें सबस्क्रिप्ट E लगाएंगे। ये इमेज आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, UE। ये फोकस काम कर रहा है FE। और जो फाइनल इमेज बन रही है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पर बन रही है, VE इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, कैपिटल D। बीटा तो यहां दिख रहा है, अल्फा नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर तो फिर से वही होगी, बीटा अपॉन अल्फा। अल्फा के लिए एक और डायग्राम बनेगा वही जो पहले बना था। अगर ये लेंसेज यूज ना करें, सारा तामझाम हटा दो, हम बोलते हैं इसके लिए अनएडेड आई, आंख बिना किसी मदद के। तो अनएडेड आई के लिए अगर तुम डायग्राम बनाते हो, ऑब्जेक्ट को तुम डायरेक्ट देखते हो, तो निश्चित रूप से ऑब्जेक्ट को तुम्हें कहां रखना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर दूर। तब ऑब्जेक्ट OB जो एंगल सबटेंड करेगा आंख पर, दैट एंगल इज अल्फा। तो सेम डायग्राम पर्पस सॉल्व करेगा अल्फा पता करने। डायग्राम बन चुका है, मैग्नीफाइंग पावर का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। 3 नंबर में डेरिवेशन आता है डायग्राम के
डेढ़ या 2 नंबर होते हैं, बाकी 1.5 या 1 नंबर डिस्क्रिप्शन का। Here m theta बीटा अपॉन अल्फा, assumption एंगल्स छोटे हैं क्योंकि माइक्रोस्कोप से छोटे ऑब्जेक्ट देखेंगे, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। 10 beta is h double dash upon d and 10 alpha is h upon d, so it becomes h dash h double dash upon h। जो भी नहीं समझ में आया हाथ ऊपर करके पूछ लेना। हम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जानना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव का कितना, आईपीस का कितना। वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन जानने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं h डैश से, डिवाइड करते हैं h डैश से, और रीअरेंज करके इस एक्सप्रेशन को लिखते हैं h डैश अपॉन h इंटू h डबल डैश अपॉन h डैश। h डैश अपॉन h और कुछ नहीं, ये है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव, और h डबल डैश अपॉन h डैश है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आईपीस। तो फिर से देखने में आया विद द अजम्पशन एंगल्स आर स्मॉल, जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, लीनियर मैग्निफिकेशन, बोथ बिकम इक्वल। अब हमारे सामने रिड्यूस्ड है प्रॉब्लम जो है थोड़ी छोटी हो गई, MOME निकाल के रखना है बस। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं, बट MO जो कि h डैश अपॉन h है वो किसके बराबर है, VO अपॉन U। ऑब्जेक्ट ट्रायंगल एंड इमेज ट्रायंगल, फिर से h डैश ये वाला ट्रायंगल C1MI h डैश ऑब्जेक्ट ट्रायंगल OC1B, दोनों कैसे ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल, साइड्स का रेशियो इक्वल कर सकते हैं। So h dash upon h is VO upon UO, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, so माइनस साइन कन्वेंशन लगाओ, एंड ME अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो आईपीस है ये बिहेव कर रहा है लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफायर इन नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज मिल रही है मैग्नीफाइड, क्योंकि ऑब्जेक्ट रखा है इन बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस। तो जब ये आईपीस की तरह बिहेव कर रहा है तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर भी आईपीस के बराबर होगी, सॉरी मैग्नीफायर के बराबर होगी, सिंपल माइक्रोस्कोप के बराबर होगी। तो सिंपल माइक्रोस्कोप नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में क्या था, 1 + d/f, तो f की जगह क्या आ जाएगा, fe। डिराइव करने की जरूरत नहीं है, तुम सीधे लिख सकते हैं इज 1 + d/f, जो अभी तुमने डिराइव किया था। रीजन एज eyepiece is acting as simple microscope in near point adjustment, thus from equation 1 m subscript theta equal to minus VO upon UO times 1 plus D upon FE। और आसान बनाएंगे इसको, D और FE तो स्टैंडर्ड है, लेंस के लिए पता है, D पता है 25 सेंटीमीटर है, VO UO को हटाना है, उनको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लगाना। और अजम्पशन लगाते हैं आल्सो VO इक्विवेलेंट L, क्योंकि ये जो इमेज बन रही है इट इज वेरी नियर टू आईपीस और इनकी फोकल लेंथ बहुत कम होती है। तो मैं
VO की जगह L लिख सकता हूं, दिस डिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। और तुम्हें पता है ऑब्जेक्ट को हमने वेरी नियर टू दी फोकस, फोकस के पास पर फोकस के बाद रखा है, तो UO को क्या लिख सकते हैं, FO 10 m थीटा हो गया माइनस L अपॉन FO इंटू 1 प्लस D अपॉन FE in terms of length of microscope tube. Depends on question, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, दोनों में से यूज कर सकते हैं। कंपटीशन में ये अप्रोच नहीं लगाते क्योंकि अजम्पशन लगे हुए, सब कुछ अप्रोक्सीमेट है। कंपटीशन में तो इनिशियल अप्रोच से जाओगे, लेंस वाला कंसेप्ट, इस लेंस ने इमेज कहां बनाई, उसने इंडिविजुअल कितना मैग्नीफाई किया, फिर दूसरा उस इमेज को ऑब्जेक्ट की तरह लेगा और इमेज कहां बनाएगा, फिर दोनों का मैग्निफिकेशन अलग अलग निकाल के मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालना। कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाना। हाँ, बोर्ड में अप्रोक्सीमेशन लगा सकते। एल को देखा जाए तो किसके बराबर अलग से लिख सकते हो, लेंथ रेफरेंस साइड में VO प्लस UE, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप ट्यूब नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में है VO प्लस UE। ये मैक्सिमम मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी हमें नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में। तो इसका दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, पार्ट बी नॉर्मल एडजस्टमेंट, रिलैक्स डाई। क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे वो देखो, बनाना तुम्हें खुद है। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब, अच्छा एनसीईआरटी में नहीं है डायग्राम, समझ लेना अच्छे। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब फाइनल इमेज शुड बी एट इंफिनिटी, यानी इस इमेज को इंफिनिटी पर पहुंचाना है। ये इंफिनिटी पर तब जाएगी जब इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट फोकस से कोइंसाइड करेगा। तो सोच के बताओ, ट्यूब की लेंथ बढ़ाएं या कम कर दें? अगर मैं इसको उधर और ले जाऊंगा, ये इमेज तो यही बन रही है, उस पार्ट इसका कोई रोल नहीं है, कम करने से फायदा नहीं होगा। अगर तुम इस लेंस को पीछे खींचते हो तो इसका FE पीछे आएगा और धीरे धीरे फिर कोइंसाइड कर जाएगा IM से। जैसे IM से कोइंसाइड करेगा, ये रेज जो यहाँ कन्वर्ज हो रही थी ये पैरेलल हो जाएंगी। तो वो वाला डायग्राम तुम्हें खुद बनाना है, रेज पैरेलल हो जाएंगी, इमेज विल बी एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्टिव के रोल में कोई चेंज नहीं है, ऑब्जेक्टिव अब भी वही करेगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट। आईपीस का रोल चेंज हो जाएगा। तो कहां कहां चेंज आएगा, यहां डायग्राम में चेंज आया, ये इंफिनिटी हो गया, VED कुछ नहीं है, यहां चेंज आएगा 1 प्लस D अपॉन FE की जगह D अपॉन FE, तो यहां चेंज आ जाएगा, 1 हट जाएगा, L अपॉन FO D अपॉन FE माइनस VO अपॉन UO D अपॉन FE। बस हो गया, कर लोगे अपने आप। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट अपने आप बना। अब हम चलते हैं टेलीस्कोप, नेक्स्ट आर्टिकल। हाँ, I डैश M डैश क्या हो सकता है, टेढ़ी नहीं बनेगी, बनेगी इमेज तो सीधी बनेगी, इमेज तो सीधी ही बनेगी, यहां भी बन सकती है, यहां भी बन सकती है। माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है, टेलीस्कोप दूर की चीज को पास ले आता है, ऐसा जनरली कहते हैं। फिर इसमें भी कुछ कंट्रोवर्सीज है, वो तुम्हें समझनी है। एक स्टेटमेंट लिखो पेज के हेडर पर, माइक्रोस्कोप मैग्निफाइज बट टेलीस्कोप रिजॉल्व्स। लिख दो उसके नीचे, क्रिटिसाइज इट। माइक्रोस्कोप मैग्निफाइज बट टेलीस्कोप रिजॉल्व्स, क्रिटिसाइज इट। तो पिक्चर में तुमने देखा, कई गानों में ऐसे दिखाते हैं, हीरो जो है चंद्रमा को पास में खींच देता है। एक्चुअल में वो व्यू
टेलीस्कोप पे शिफ्ट कर दिया जाता है। तो अगर टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर है 20x, व्हाट डज इट मीन? अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस है सपोज y, तो अब जब टेलीस्कोप से देखेंगे तो हमें वो y/20 डिस्टेंस पर दिखेगा। तो हमें उसकी फाइन डिटेल्स नजर आएंगी कि बुढ़िया चरखा काट रही है उस पे या नहीं काट रही, भालू वगैरह हैं या शेर, मतलब जो शेप बन रहे हैं अलग अलग क्रेटर्स हैं कि नहीं, वो सब दिखेंगे साफ, क्योंकि वो पास से दिखेगा। तो रेजोल्यूशन बढ़ जाएगा, टेलीस्कोप ये करता है। तो तुम लिख सकते हो it can also be used in following two adjustment. It can also be used in following two adjustment. टेलीस्कोप को भी हम दो डिफरेंट एडजस्टमेंट में यूज कर सकते हैं। कौन कौन से होंगे दो एडजस्टमेंट? वही नियर पॉइंट एंड नॉर्मल। टेलीस्कोप के लिए पहले हम नॉर्मल एडजस्टमेंट बनाएंगे, बाद में नियर पॉइंट की बात करेंगे। फर्स्ट नॉर्मल एडजस्टमेंट, रिलैक्स्ड आई, क्योंकि उसे प्रेफर करेंगे टेलीस्कोप। नॉर्मल एडजस्टमेंट, रिलैक्स्ड आई, फार पॉइंट एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं इसको। लॉजिकल सीक्वेंस वही है, सबसे पहले दो लेंस बनने हैं, पहले से तय कर लो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव बड़ा और आईपीस छोटा। ये ऑब्जेक्टिव, आईपीस, ओ ई सेंटर लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिक सेंटर्स C1 C2। अभी तक हम क्या कर रहे थे? फोकस भी मार्क कर रहे थे, अब की बार नहीं करें। रीजन है उसका, अभी समझोगे क्या। टेलीस्कोप से हम देखते हैं दूर के ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है तो उससे आने वाली रेज होती है पैरेलल, तो पैरेलल रेज आ रही हैं। तीन पैरेलल रेज को हम कंसीडर करते हैं जो कि इन्फिनिटी से आ रहे हैं। हम कोशिश तो करते हैं कि ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी हो जाए, पर इट इज नॉट पॉसिबल। चंद्रमा है ये घड़ी, और ये मेरे पास टेलीस्कोप है, मैं इससे देख रहा हूं। एक्सिस मैच होना नॉट नेसेसरी, यानी रेस पैरेलल तो आएंगी पर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, ऐसा कोई गारंटी से हम नहीं कह सकते। जो रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं वो तो फोकस पर फोकस होती हैं, पर जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं होती पर आपस में पैरेलल होती हैं, वो जिस पॉइंट पर फोकस होती हैं वो फोकल प्लेन में एग्जिस्ट करता है। एंड फोकल प्लेन इज द वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू फोकस। तो मैं यहां पे बनाता हूं FO, दिस इज फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। तुम्हें ध्यान रखना है फोकस जब भी दिखाओगे कैपिटल F से, और फोकल जब भी दिखाओगे स्मॉल f। तो फोकल प्लेन के लिए प्लेन है, पर मैं एक लाइन खींच देता हूं यहां पर, होता प्लेन है। सेंटर C1 से, ऑप्टिक सेंटर C1 से जाने वाली रे को मैं एक्सटेंड कर देता हूं अप टू दिस पॉइंट। बाकी दोनों रेज बैंड होकर इसी पॉइंट पर मिलेगी। ये लॉजिक है रे डायग्राम को बनाने का। सिंगल एरो, डबल एरो, ट्रिपल एरो। तो टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस ने इन्वर्टेड इमेज फ्रेम कर दी।
इमेज आई एम, जो पॉइंट एफ ओ है वही आई है। फाइनल इमेज कहां बनानी है नॉर्मल एडजस्टमेंट में? इंफिनिटी, क्योंकि नॉर्मल एडजस्टमेंट में कहां पे बनेगी फाइनल इमेज? इंफिनिटी पर। तो अब ट्यूब की लेंथ को हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि आईपीस का जो फोकस है वो किससे कोइंसाइड करना चाहिए? जब इमेज फोकस पर होगी तभी तो फाइनल इमेज, यानी ये इमेज जो कि इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ये इसके फोकस पर बनेगी तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनेगी। तो हम ट्यूब की लेंथ को एडजस्ट करते हैं, इस लेंस को आगे पीछे इस तरह से खिसकाते हैं कि सेम पॉइंट पर इसका फोकस आ जाए, और उसका फोकस उसको मैं दिखाऊंगा एफ ई। तो एफ ई, एफ ओ और आई तीनों यही पॉइंट है। जितना दूर इधर उतना दूर इधर एफ ई। आगे जरूरी है तुम 3 रेज दिखाओ, तुम 2 भी दिखा सकते हो, 3 भी दिखा सकते हो। आगे के रे डायग्राम का लॉजिक ये है कि एक रे, ये ऑब्जेक्ट हो गया, आई एम इज द ऑब्जेक्ट नाउ। एक रे जो C2 से जा रही है अनडेविएटेड स्ट्रेट चली जाएगी। दूसरी तीसरी रे किसी भी एंगल पर किसी भी डायरेक्शन में भेज दो, डजंट मैटर। आफ्टर रिफ्रैक्शन इसके पैरेलल हो जाएगी, फोकस नहीं जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी क्योंकि फोकल प्लेन से आ रही है। इट विल बिकम पैरेलल टू दिस। तो पीछे की तरफ अगर मैं बढ़ाता हूं तो भी ये पैरेलल रहेंगी। तुम्हें तीसरी और कोई रे बनानी है बना सकते हो, वो भी पैरेलल हो जाएगी, किसी भी एंगल पर भेजो। यानी अब की बार तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेजें और फिर फोकस से पास करें, नॉट नेसेसरी। हालांकि लेंस अगर रेंज में आ रहा है उस साइज का है तो तुम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेज के फोकस से पास करा सकते हो, वो भी पैरेलल जाएगी। तो यहां क्या लिखेंगे हम? फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। डिस्टेंसेस मार्क करेंगे उसी लॉजिक से जैसे पिछली बार मार्क की थी। ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड डिस्टेंसेस, FO focal length of objective, FE focal length of eyepiece, length of telescope tube, और किसी डिस्टेंस की जरूरत ही नहीं है भाई, इतना ही बहुत। एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट द आई assumption, आर्म जो है लेंस से सटी हुई है एंड दिस एंगल इज बीटा। एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, अभी ऑब्जेक्ट भी इंफिनिटी पर है, इमेज भी इंफिनिटी पर है। अगर मैं टेलीस्कोप से देख रहा हूं चंद्रमा को, टेलीस्कोप की लेंथ चंद्रमा से जो दूरी है उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। मैं डायरेक्ट भी देखूं, इसको हटा दूं तो एंगल उतना ही बनेगा जितना एंगल इसके ऑब्जेक्टिव पर बन रहा है, मींस अल्फा। वर्टिकली अपोजिट ये अल्फा है तो ये भी अल्फा। हमारा काम हो गया, डायग्राम इज कंप्लीट। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, उसको हम कर सकते हैं, 3 नंबर में आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो आता है कि और लग जाता है बीच में, एक क्वेश्चन माइक्रोस्कोप का तो दूसरा टेलीस्कोप का। पर तुम्हें चांस लेने की जरूरत नहीं है कि तुम सोचो अच्छा एक कोई सा माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप में से एक को पढ़ जाए, ऐसा जरूरी नहीं। तुम दोनों को पढ़ के, क्योंकि दोनों आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। मैग्नीफाइंग पावर, तो क्या चेंज आना चाहिए डेफिनेशन में? जो एक्स्ट्रा लाइन जुड़वाई थी, व्हेन बोथ लाइज एट नियर पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा? व्हेन बोथ लाइज एट इंफिनिटी या फार पॉइंट।
मैग्नीफाइंग पावर तो वही है, बीटा अपॉन अल्फा। वहां एंगल इसलिए छोटे थे क्योंकि ऑब्जेक्ट ही छोटा था, या एंगल इसलिए छोटे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। एंगल फिर से छोटे हैं, assumption। So how much is 10 बीटा? ये ट्रायंगल पकड़ा हमने, IMC2 IM upon FE, IC2 is FE and 10 अल्फा। ये ट्रायंगल पकड़ा C1 MI IM upon FO, so it becomes FO upon FE। और कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, एनसीईआरटी में ये है, पर सही नहीं है। क्या गलती है? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में फाइनल इमेज इन्वर्टेड बनती है। इमेज इन्वर्टेड बनने का मतलब मैग्नीफाइंग पावर में एक नेगेटिव साइन आना चाहिए, लॉजिकली एक नेगेटिव साइन आना चाहिए। अब मैथमेटिक्स में तो हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, बोलते हैं एक एंगल उधर नप रहा है, एक एंगल उधर नप रहा है, या फिर बीटा और अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में नापे जा रहे हैं, सो देयर शुड बी ए नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू हैं, अगर तुम नेगेटिव लगाते हो तो भी नंबर मिलेंगे क्योंकि नेगेटिव लगाना सही है, नहीं लगाते हो तो भी नंबर मिलेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में वही है। ठीक है, तो सही पता तो होना चाहिए, पर अगर नहीं भी लगाते हो तो भी पूरे नंबर। Also, length of telescope tube. तो टेलीस्कोप ट्यूब की लेंथ L जो तुम्हें साफ दिख रहा है नॉर्मल एडजस्टमेंट में, इट इज इक्वल टू FO प्लस FE। न्यूमेरिकल आते हैं इस पे डायरेक्ट, FO अपॉन FE, FO प्लस FE, दो वैल्यूज हैं तुम्हारे पास। कोई भी इसमें अननोन होता है वो हमें कैलकुलेट करना होता है। इसके बेसिस पर तुम चाहो तो एज फिजिक्स प्रोजेक्ट या एज हॉबी प्रोजेक्ट, तुम्हारे को अगर इंटरेस्ट है टेलीस्कोप बनाने में, तुम चंद्रमा को पास से देखना चाहते हो, या ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है जिसमें कोई प्लेनेट पास आ गया है, ग्रह, और कई सालों में एक बार होता है, तुम उसको देखना चाहते हो तो टेलीस्कोप बनाकर देख सकते हो। जो तुम फॉर्मूला देख रहे हो यहाँ पर, और जैसे तुमने माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला देखा था, माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले से अगर हम इंटरप्रेट करें तो वो ये फॉर्मूला था जिसमें FO और FE दोनों कहां आ रहे थे? नीचे डिनोमिनेटर में। तो माइक्रोस्कोप के केस में तो दोनों ही फोकल लेंथ जितनी कम होगी उतना अच्छा है, मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी, तो वहां तो ये डिजायर्ड है। पर यहां पर FO ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और FE कम से कम होना चाहिए, तब मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा हो। तो अगर तुम्हें टेलीस्कोप बनाना है तो तुम बाजार में जाकर ऐसे दो लेंस ढूंढोगे, सबसे ज्यादा फोकल लेंथ वाला, दुकानदार से बोलोगे सबसे ज्यादा फोकल लेंथ वाला और सबसे कम फोकल लेंथ वाला लेंस हमको दो, जिससे कि मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा से ज्यादा मिले। तो अगर तुम मार्केट में ढूंढते हो, एक तो स्टेशनरी शॉप से वहां पर लेंस मिलेंगे, दूसरा साइंटिफिक कारपोरेशन या साइंटिफिक वालों की शॉप्स होती हैं जहां से प्रैक्टिकल लैब्स में सप्लाई आती है, वहां पर लेंस मिलेंगे, और आजकल नेट पे सब मिलता है। तो मिनिमम तुम्हें जो फोकल लेंथ मिलेगी वो मिलेगी 5 सेंटीमीटर, और मैक्सिमम जो मिलेगी वो मिलेगी 100 सेंटीमीटर। बताओ कौन सा लेंस पतला होगा, कौन सा बीच में से ज्यादा मोटा? हाँ, दोनों ही हमें कॉन्वेक्स चाहिए, ये मोटा होगा ये पतला होगा, पहचान है। तो किसको ऑब्जेक्टिव किसको आईपीस बनाओगे? इसको बनाएंगे आईपीस और इसको बनाएंगे ऑब्जेक्टिव। तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी मिलने वाली है? 100/5 20x। और जो ट्यूब तुम बनाओगे नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, उसकी लेंथ तुम्हें फिक्स रखनी तो रख सकते हो। जैसे पोस्टर पैक्ड आते हैं, पाइप होता है गत्ते का, तुम चाहो तो उसको यूज कर सकते हो प्रॉपर लेंथ में काट कर।
या ऐसी कोई ट्यूब भी बना सकते हो जिसको स्लाइड कर सकते हैं, बनाना भी सिखा देता हूं मैं कैसे टेलीस्कोप बनेगा 80 रुपए के खर्चे में। तो लेंथ कितनी चाहिए फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट? अगर मैं इसको नियर पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, नियर पॉइंट, क्योंकि मैग्निफिकेशन नियर पॉइंट में ज्यादा है। तो मैं याद आ रहा हूं तो बचपन में मेले में जो काली वाली दूरबीन खरीदी थी उसमें एक बीच में स्क्रू होता था, उसको घुमाते थे तो क्या होता था, लेंस दूर जाते थे या फिर पास आते थे। उसकी जरूरत क्यों पड़ती थी? टू चेंज द एडजस्टमेंट। तो नियर पॉइंट के लिए लेंथ इससे कम होनी चाहिए या ज्यादा? बताओ। नियर पॉइंट के लिए फाइनल इमेज शुड बी एट 25 सेंटीमीटर। वो 25 सेंटीमीटर पर तब जाएगी, नहीं रेज कन्वर्ट हो जाएंगी अगर ये इमेज IM FE और C2 के बीच बने। तो इस लेंस को मैं आगे खिसकाऊंगा तो FE उधर जाएगा, तो इमेज आ जाएगी FE और C2 के बीच और ये रेज कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी लेंथ कम चाहिए। तो दिस इज द मैक्सिमम लेंथ, इससे ज्यादा लेंथ हमको नहीं चाहिए। माइक्रोस्कोप के लिए भी यही बात है, पर वहां FO प्लस FE नहीं होती लेंथ, वहां पे अलग होती है, VO प्लस UE, अप्रोक्सीमेटली VO के बराबर। तो अब जो टेलीस्कोप बनाना है उसके लिए तुमको चाहिए चार्ट शीट, बड़ा वाला चार्ट आता है। तुम्हारी पसंद का कलर ले लो, हरा, गुलाबी, नीला, सफेद, काला, अलग अलग कलर में मिलता है। एक चार्ट शीट काफी है। एक डबल साइडेड टेप ले लो, छोटा वाला रोल, फोम वाली टेप आती है, दोनों साइड से चिपकती है, डबल साइडेड टेप। और ये दो लेंस चाहिए तुमको। लेंस की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 25 रुपए से 35 रुपए के बीच, 25 to 35 एक लेंस की कॉस्ट। ऐसे डबल साइडेड टेप अभी शायद महंगी होगी तो 10-12 रुपए की, वैसे 4 रुपए की आती थी एक समय था। उसके बाद चार्ट शीट 5 रुपए या 10 रुपए हो गई अभी। तो ये खर्चा है कुल मिलाकर। तुम क्या करो, उस चार्ट शीट में से 1/3 पार्ट की स्ट्रिप काट लो, 2/3 रहने दो। 1/3 पार्ट की जो काटे उसके 2 पार्ट कर दो, फर्स्ट सेकंड। अब हमारे पास ये 3 हिस्से हैं। सपोज दिस इज लेंस। जब तुम बाजार में ये लेंस खरीदोगे तुम देखोगे दोनों का अपर्चर सेम मिलेगा तुमको, जनरली होता है। अगर अपर्चर अलग है तो थोड़ा इसमें और एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एक छोटा लेंस एक बड़ा है तो थोड़ा और एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तुम कर सकते हो दिमाग लगा के। जनरली अपर्चर सेम मिलता है। अगर सेम अपर्चर के हैं, तुमने क्या किया, इस लेंस पर डबल साइडेड टेप लगा दी सरकमफ्रेंस पर, उसको होल्ड करने के लिए थोड़ा सा ओवरलैप कर दिया लास्ट में। अब फिर वो पीला वाला कागज हटाया, दूसरी साइड से भी चिपचिपा हो गया, उसको तुमने एक कोने पे रखा और कैलेंडर की तरह रोल कर दिया इस टुकड़े में, तो तुम्हारे पास एक पाइप आ गया। जिसके एक सिरे पर लेंस, दूसरे लेंस के साथ भी यही किया, एक और पाइप आ गया। उसको तुमने क्या किया, ये जो थर्ड पार्ट है, अब ये दोनों तो है नहीं हमारे पास क्योंकि तो इसके पाइप बन गए, दूसरे वाले को इधर रखा जिसके इस सिरे पर लेंस है, रोल कर दिया, रबर बैंड लगा दो, टेप पे चिपका सकते हो। स्लाइडिंग अरेंजमेंट बनेगा अगर रबर बैंड लगाओ, क्योंकि इन ट्यूब्स को अंदर या बाहर किया जा सकता है। बन गया टेलीस्कोप। आईपीस की तरफ से देखेंगे, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्ट की तरफ रखेंगे। पर ज्यादातर बच्चे टेलीस्कोप बना के शिकायत करते सर इसमें तो उल्टा दिख रहा है। उल्टा ही दिखेगा क्योंकि ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप कितनी तरह के होते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल। टेरेस्ट्रियल जिससे हम अर्थ के ऑब्जेक्ट्स देखते हैं तो वो सीधे दिखने चाहिए, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप जैसे गैलीलियन टेलीस्कोप, एक कॉन्वेक्स दूसरा कॉन्केव लेंस यूज करते हैं, इमेज सीधी बननी होती है। नहीं तो 3 कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, यानी 2 के बाद तीसरा और लगा देते हैं, उसको बोलते हैं इरेक्टिंग लेंस। वो क्या करेगा, उल्टी इमेज को सीधा कर देगा।
वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हेवनली बॉडीज को देखने के काम आता है। सभी हेवनली बॉडीज कैसी, राउंड शेप, तो सीधी दिखे या उल्टी, कोई फर्क पड़ रहा है? तो हम हेवनली बॉडीज को देखते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इमेज उल्टी दिखेगी। दूसरा फैक्ट, एक पोजीशन होती है जिसको बोलते हैं आई रिंग। आई रिंग एक सर्टेन पोजीशन है। टेलीस्कोप का जो लेंस, तुमने जो इस तरह से टेलीस्कोप बनाया है इसमें, और जो कमर्शियल टेलीस्कोप होते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उन कमर्शियल टेलीस्कोप में लेंस के बाद प्लास्टिक का एक प्रोजेक्शन होता है थोड़ा, तुम चाहो तो भी आंख को लेंस से टच नहीं कर सकते, एक गैप रहेगा। वो गैप जरूरी है। कितना होता है लगभग वो गैप? अगर आईपीस 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का है तो वो गैप लगभग 5 सेंटीमीटर होता है, और आईपीस 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का है तो वो गैप लगभग 10 सेंटीमीटर होता है। वो जरूरी क्यों है? अगर तुमने ऐसे बनाया कि 10 सेंटीमीटर का है, आंख बिल्कुल टच करके देख रहे हो, तो आगे जो व्यू दिखेगा, फील्ड ऑफ व्यू, वो कुएं जैसा दिखेगा, जैसे तुम गहरे कुएं में हो, बहुत छोटा दिखेगा। छोटा मतलब इमेज तो बड़ी दिखेगी, पर फील्ड ऑफ व्यू, जितना एरिया तुम देख पाओगे, दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल। तो क्या करना होगा, इससे देखने का तरीका क्या है? आंख बिल्कुल सटानी नहीं, आंख को थोड़ा दूर रखना होगा। एक आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं, दोनों आंख खुली रखो, लार्ज फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा। तो वो जो पोजीशन होती है जहां से मैक्सिमम रेज लेंस से गुजरने के बाद निकलती हैं, हमारी आंख को हमें उस पोजीशन पे रखना होता है। उस पोजीशन को कहते हैं आई रिंग। तो आई रिंग वाली पोजीशन पर आंख को रखकर हमें टेलीस्कोप से देखना होता है, लार्ज फील्ड ऑफ व्यू मिलता है। तो ये टेलीस्कोप बनाना हमने सीखा, नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात की। अब बात करेंगे नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। इसमें थोड़ा सा चेंज है ना, माइक्रोस्कोप में तो बड़ा आसान था बस, इसमें डेरिवेशन ये वाला आसान है, अब वो वाला डेरिवेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें एक्स्ट्रा डिटेल आई। सो नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, आगे वाले डायग्राम में कोई चेंज नहीं, पीछे वाला डायग्राम चेंज हो जाएगा। तुम दोबारा से बना लो। क्या खुद कर सकते हो? एनसीईआरटी में नहीं है। लॉजिकल सीक्वेंस, बड़ा लेंस, ऑब्जेक्टिव, छोटा लेंस, आईपीस, सेंटर लाइन। अगर तुम्हें लॉजिक पकड़ में आ गया है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, कोई भी सिचुएशन दे दीजिए, क्योंकि हम जा रहे हैं लॉजिकल, तो कहीं गलती होने का कोई चांस है नहीं। और रट्टा मारोगे तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिचुएशन नहीं है, तो अब रट्टा किसी काम का नहीं। C1 and C2 रेज आ रहे हैं इंफिनिटी से, पैरेलल रेज, 3 रे कंसिडर की हमने, पैरेलल बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। After refraction, these get focused at FO. सही बोला क्या मैंने? गलत बोला? इन फोकल प्लेन। तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं, सेंट्रल रे को वहां तक ले जाते हैं जो C1 से पास हो रही है, और बाकी को भी वहीं फोकस कर देते हैं। तो इन्वर्टेड इमेज यहां बन गई। जो FO है पॉइंट, वही है I, इमेज IM। ये इमेज आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगी। हम ट्यूब की लेंथ को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ये इमेज FE और C2 के बीच आ जाए। FE समवेयर हियर,
तो एक रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी। दूसरी C2 से अनडेविएटेड स्ट्रेट जाएगी, इधर तो डाइवर्ज होगी, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो कहीं पर मिलेगी, लेंस के पहले भी मिल सकती है, बाद में भी मिल सकती है, पीछे का डायग्राम माइक्रोस्कोप जैसा है। फाइनल इमेज हाईली मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट I डैश M डैश हमको मिलेगी, जो कि एंगल बीटा सबटेंड करेगी आईपीस पर भी और आंख पर भी। स्ट्रेन्ड आई है इसलिए आंख लाल हो जाएगी। वेरियस डिस्टेंसेस मार्क कर सकते हैं हम। जो VO है वो FO के बराबर है। UE FE and VE equal to D। एंगल अल्फा कहां से लाओगे बताओ तो? एक और डायग्राम, हाँ, एंगल सबटेंडेड बाय, या फिर यहीं से लाओगे? सोचो थोड़ा सा, क्या तुम चंद्रमा को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर देख सकते हो? ठीक है, लॉजिकली भी सोचना पड़ेगा, यहीं से आएगा, यही है अल्फा, हियर इज अल्फा, हियर इज अल्फा। मैं बोला ना रट्टा मारा तो काम नहीं चलेगा, तो लॉजिकली जाओगे तो समझ में आएगा सब। आगे आसान है, वही सीक्वेंस पकड़ो, m थीटा बीटा अपॉन अल्फा, tan बीटा अपॉन tan अल्फा, tan बीटा, बड़ा वाला ट्रायंगल भी ले सकते हो, छोटा वाला भी ले सकते हो, कौन सा काम करेगा वो तुम्हें सोचना होगा। H डबल डैश H डैश, तो अगर मैंने इसको लिखा H डबल डैश अपॉन D और tan अल्फा को लिखा H डैश अपॉन FO, so it becomes H double dash upon H dash into FO upon D। फिर इनको तुमको VU ऐसा कुछ कन्वर्ट करना रहेगा, H डबल डैश अपॉन H डैश, दो ट्रायंगल हैं, D प्लस यू ही आएगा, D प्लस यू नहीं आएगा, एक तो D है और एक U ही है, U ही आएगा। खुद से ट्राई करना, रिजल्ट मैं बता रहा हूं क्योंकि ये एक्सरसाइज तुम्हारे दिमाग के लिए जरूरी है। डेस्टिनेशन क्या है इसका? तुम चाहो तो लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेंस फॉर्मूला किसके लिए लगाना पड़ जाएगा? जैसे 1 प्लस डी अपॉन एफ निकाला था हमने शुरू में, लेंस फॉर्मूला लगाकर, तुम्हें इस लेंस के लिए, आई पीस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब जाकर एक क्वांटिटी जैसे डी बाई यू की वैल्यू निकाली थी जो आई थी 1 प्लस डी बाई एफ, सिंपल माइक्रोस्कोप, वैसे इसमें निकल के आएगी। फाइनल एक्सप्रेशन इज माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई। याद रखने का तरीका आसान है, ये तो टेलीस्कोप के लिए होता ही था, एफ ओ अपॉन एफ ई। अब माइक्रोस्कोप के लिए नियर पॉइंट में क्या होता था? 1 प्लस डी बाई एफ, यहां उल्टा होगा 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। दिस विल बी द एक्सप्रेशन।
टेलीस्कोप दो तरह के होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल एंड टेरेस्ट्रियल। उसके अलावा फिर से दो तरह के होते हैं, रिफ्लेक्टिंग टाइप एंड रिफ्रैक्टिंग टाइप। जो हम सिर्फ लेंस यूज करके बनाते हैं उनको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप, और जिसमें हम मिरर का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप। दोनों का कंपैरिजन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, कौन से वाले को प्रेफर करेंगे और क्यों। तो उससे पहले रिफ्लेक्टिंग टाइप देख लेते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग, रिफ्लेक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, मिरर वाला। रिफ्लेक्टिंग टाइप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। सबसे पहले न्यूटन ने बनाया था तो उसके नाम पर उसका नाम पड़ा न्यूटोनियन टेलीस्कोप। अभी प्रेजेंट एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी में दिया हुआ था न्यूटोनियन, अभी वाली में है कैसेग्रेन, कैसेग्रेन टेलीस्कोप। मैं दोनों बता रहा हूं। न्यूटन ने एक बहुत बड़ा पैराबोलिक मिरर लिया। पैराबोलिक क्यों? टू अवॉइड स्फेरिकल एबरेशन। तो न्यूटन ने बहुत बड़ा पैराबोलिक मिरर लिया, उसको एक बड़े से हॉल की साइड वॉल पर अरेंज किया, क्रेन की मदद से उसको घुमा सकते थे। मिरर M1, जो रेज आ रही इंफिनिटी से, हेवनली बॉडी से, वो सीधी इस पर आकर गिरेंगी एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस होंगी इसके फोकस पर। तीन रास्ते इमेज को देखने के, एक तो डायरेक्ट फोकस पर ही केबल लटका दो छत से, उसमें ऑब्जर्वर बैठ जाए सीधा देख ले। दूसरा रास्ता, इस फोकस से थोड़ा पहले एक मिरर लगा दिया जाए, प्लेन मिरर M2 इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। वो मिरर क्या करेगा, इन रेस को 90 डिग्री पर बेंड करके नीचे भेज देगा इधर, जहां पर एक वेल डिजाइंड आईपीस, जो बेसिकली एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, कई तरह के आईपीस होते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने डिजाइन किए, रैम्सडन आईपीस, कैसग्रेन आईपीस। तुमने देखा हो कई बार मोबाइल ठीक करने वाले को या घड़ी ठीक करने वाले को एक एल्यूमिनियम की टोपी से इसमें लेंस लगा होता है, उसको आंख में पहन लेता हो, वो एक आईपीस है, वेल डिजाइन कॉन्वेक्स लेंस। लेंस में कई डिफेक्ट होते हैं, हमें कई बार लेंस का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है, जैसे एक्रोमेटिक डबलेट, क्रोमेटिक एब्रेशन से बचने। यह है न्यूटोनियन टेलीस्कोप। दो तरीके तो मैंने बताया, तीसरा क्या है, आजकल सीसीटीवी कैमरा आ गया, यहां लगा दो, स्क्रीन पे देख लो इमेज। इसके लिए भी सेम फॉर्मूला वैलिड है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में यूज करते हैं FO अपॉन FE। तो FO किसका रहेगा, FE किसका? FO तो इसका रहेगा बड़े वाले पैराबोलिक मिरर का, इसके लिए फोकल लेंथ, और FE क्या रहेगा, आईपीस की फोकल लेंथ। आदमी डायरेक्ट देख रहा है तो उसकी आंख के लेंस की फोकल लेंथ, ऐसे हम कैलकुलेट, जरूरत नहीं पड़ती। इस टेलीस्कोप का एक ही डिसएडवांटेज है कि ये जो मिरर रास्ते में आ गया, ये कुछ रेस को रोक लेगा। तो हम कंपेंसेट कैसे करते हैं, और बड़ा मिरर काम में ले लेते हैं, इमेज की इंटेंसिटी से समझौता नहीं करें तो हम और बड़ा मिरर ले लेते हैं, ज्यादा रेज मिल जाएंगे। कैसेग्रेन ने जो टेलीस्कोप काम में लिया वो कुछ ऐसा था, कॉनकेव मिरर यूज किया था विद सेंट्रल होल, बीच में छेद था। सिंगल स्ट्रोक में बनाना, नहीं तो ये डायग्राम ऐसा बना देते हो तुम, which becomes wrong। एक कॉन्वेक्स मिरर भी लगा है M2, दिस इज M1। जो रेज आएंगे इन्फिनिटी से, तुमने सीखा है, पढ़ा है,
कॉनकेव लेंस हमेशा रेस को डाइवर्ट करता है, और कॉनकेव लेंस की तरह कॉन्वेक्स मिरर भी रेस को हमेशा डाइवर्ट करता है। कल तुम्हें शिक्षा मिली थी, भला व्यक्ति हमेशा भलाई करेगा, बुरा व्यक्ति हमेशा बुरा ही करेगा। लेटेस्ट पिक्चर आई अंधाधुन, उसकी आयुष्मान खुराना की, उसका भी मॉरल यही है, बुरा व्यक्ति बुरा ही रहता है, वो अपनी बुराई नहीं छोड़ता। तो भले व्यक्ति को भी भला ही रहना है, उसको भी अपनी भलाई नहीं छोड़नी। यहां से रेज आई, मिरर ने रिफ्लेक्ट करके इधर भेजा। तुम्हें क्या लगता है, कन्वर्ट कर रहा है कि डाइवर्ट कर रहा है? कर तो डाइवर्ट ही रहा है। ये और बात है कि रेस कन्वर्जिंग इफेक्ट दिखा रही है, वो तो डाइवर्ज ही कर रहा है, वो अपना नेचर नहीं छोड़ेगा। पर इफेक्ट जो आ रहा है, कई बार ऐसा होता है ना, किसी की बुराई करने जाओ और भलाई हो जाती है, फिर उसके लिए अच्छा हो जाता है। बड़े भाई ने छोटे भाई को, पेरेंट्स को बरगलाकर घर से निकलवा दिया, छोटे भाई के लिए अच्छा है। कैसे? अब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, मेहनत करके अपना घर नया बना लेगा। तो हुआ बुरा था, पर वास्तव में क्या हो गया? अच्छा हो गया। Here is the eyepiece. M1 eyepiece, डायग्राम पूरा हो गया। M2, तो दो तरह के टेलीस्कोप, इसका नाम है, नाम याद रखना आसान है, कैसे? ग्रेन। पहले ऐसा होता था कि अनाज आता था, गेहूं लाते थे, फिर पिसवा के आटा बनता था। तो एक घर में आता तो पड़ोसी आके बोलते, अच्छा आपके आगे गेहूं दिखाओ कैसा सैंपल है, कैसे ग्रेन। तो कैसे ग्रेन टेलीस्कोप। अब तुमसे सवाल पूछा जाता है, विच वन इज बेटर, रिफ्लेक्टिंग टाइप और रिफ्रैक्टिंग टाइप, एंड व्हाई? स्टामा करके स्टेटमेंट लिखोगे। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज प्रिफर्ड। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े टेलीस्कोप हैं वो कौन से हैं? मिरर वाले। कहां पर सेट किया है? बड़े बड़े पहाड़ों पर, जहां पर धूल मिट्टी नहीं है, गंदगी नहीं है, साफ जगह और ऊंचाई पर, क्लैरिटी के लिए। एटमॉस्फेरिक चेंजेस नीचे रह जाएंगे, पहाड़ ऊंचे चले जाएंगे। बिकॉज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स प्रिफर्ड कंपेयर टू रिफ्रैक्टिंग टाइप, लेंस वाले के कंपैरिजन मिरर वाले को प्रेफर करते हैं बिकॉज डैश। पहला पॉइंट, इट इज इजी टू होल्ड एंड माउंट ए मिरर। मिरर को पीछे से भी सपोर्ट दिया जा सकता है, जरूर नहीं मिरर कांच का ही बनाया, मेटेलिक मिरर भी होते हैं, अच्छी पॉलिश कर दी जाए। इट इज इजी टू होल्ड एंड माउंट ए मिरर, लेंस के कंपैरिजन में, क्योंकि लेंस को तो सिर्फ सर्कमफ्रेंस से पकड़ सकते हैं, पीछे से सपोर्ट नहीं दे सकते। सेकेंड पॉइंट, इमेजेस फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स, images formed by reflecting type telescopes are more intense। मिरर फ्रंट फेस से रिफ्लेक्ट करता है तो इंटेंसिटी ज्यादा मिलती है, लेंस में तो एब्जॉर्प्शन हो जाता है लाइट का। images formed by reflecting type telescopes is more intense, इंटेंसिटी ज्यादा होती है, is more intense या are more intense, प्लूरल में लिखना है। तीसरा, there are a number of defects, there are a number of defects in lens system। लेंस सिस्टम में बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, उनके नाम अभी यहां लिखवा रहा हूं तुमको। अगर हम लेंस से टेलीस्कोप बनाएंगे तो ये सारे डिफेक्ट टेलीस्कोप में आ जाएंगे, जबकि मिरर में सिर्फ एक ही, और वो कौन सा? स्फेरिकल एब्रेशन, जिसको रिमूव करना, हमने पैराबोलिक मिरर लगा दिया, कहानी खत्म। और इसका रिफ्लेक्टिंग मिरर वाले टेलीस्कोप का एक ही डिफेक्ट है, एक ही इसमें ड्रॉबैक है कि ये हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, रास्ता रोकता है रेस का, तो हम और बड़ा बना लेते हैं। ज्यादा बड़े मिरर बनाना आसान है, ज्यादा बड़े लेंस बनाना आसान नहीं है। कॉस्ट फैक्टर भी आता है लेंस बनाने में, सेम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी वाला लेंस बनाने में कॉस्ट ज्यादा लगती है, मिरर बनाने में कॉस्ट कम लगती है। मिरर सस्ते हैं, लेंस
महंगे हैं, सेम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी वाले। पर यहां पर मैं डिफेक्ट्स की बात कर रहा हूं। तुमने लिखा लेंस सिस्टम सफर फ्रॉम ए नंबर ऑफ डिफेक्ट, ऐसा कुछ लिखा, कौन से डैश लगाओ? स्फेरिकल एब्रेशन, क्रोमेटिक एब्रेशन, एस्टिग्मेटिज्म, डिस्टोर्शन, कॉमा, 5 डिफेक्ट। स्फेरिकल एब्रेशन तुम जानते हो, मल्टी फोकस बन जाते हैं स्फेरिकल शेप के कारण। क्रोमेटिक एब्रेशन भी तुम जानते हो, प्रिज्मेटिक एक्शन देता है लेंस, व्हाइट ऑब्जेक्ट की इमेज कलरफुल बना देता है। एस्टिग्मेटिज्म, जो ऑब्जेक्ट परफेक्ट स्क्वायर है उसकी इमेज या तो कॉन्वेक्स शेप, जिसको बैरल शेप भी बोलते हैं, बंदूक की नली जैसे बाहर से उभरी हुई होती है, कॉन्वेक्स शेप बना देता है लेंस, या कॉनकेव शेप, बैरल शेप, या फिर कुशन शेप। तुमने तकिया पीठ के पीछे लगाया, बैठे हो, तो तुम्हारी पीठ की इमेज तकिए में चली जाती है, कुशन ऐसे मुड़ जाता है, कॉनकेव शेप बना देता है, जबकि ऑब्जेक्ट कैसा है, स्क्वायर। तो उस डिफेक्ट को हम बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। डिस्टोर्शन, अलग अलग हिस्से का कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसके डिफरेंट पार्ट्स का मैग्निफिकेशन डिफरेंट हो जाता है, कोई तो कम मैग्नीफाई होता है, कोई ज्यादा मैग्नीफाई हो जाता है, तो इमेज कैसी हो जाएगी, डिस्टोर्टेड। एंड कॉमा, जो एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑप्टिक एक्सिस पड़ा है, मैं देख सामने रहा हूं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, मैं देख सामने रहा हूं, उधर का ऑब्जेक्ट देखना चाहता हूं, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज पॉइंट इमेज नहीं बनेगी, उसकी इमेज बनेगी कॉमेट लाइक, धूमकेतु की तरह। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज पूंछ वाली बनेगी, इसमें पूंछ निकली रहेगी। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड कॉमा। तुमने कई बार एक्सपीरियंस किया हो, बारिश के दिनों में अगर तुम जा रहे हो रात के समय बस में, कार में, विंड स्क्रीन पर बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, सामने से व्हीकल आ रहा है, उसकी लाइट भी पड़ रही है, बूंद गिरती है, छिटक के किनारे पे जाती है, तो लाइट जो कि स्फेरिकल है शेप में, सामने से आने वाले व्हीकल की, उसमें एक पूंछ से निकली हुई नजर आती है, लंबी ऐसे खींचती चली जाती है। दैट डिफेक्ट इज कॉमा, जो लेंस शो करता है। ठीक है, तो ये इतने सारे डिफेक्ट उसमें आ जाएंगे, कंप्लीट करोगे स्टेटमेंट को। बट रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हैज ओनली वन डिफेक्ट, but reflecting type telescope has only one defect, that is spherical aberration। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, इतना जानना काफी है। दिस इज ऑल अबाउट रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स की कहानी खत्म।